कमांडो इमरान अब एक जिंदा अज़्म के साथ जंगल में चला जा रहा था। अज़्म ये था कि उसे हर हालत में अपनी मंजिल पर पहुंचना है और एक बार फिर जिहाद कश्मीर में शरीक होना है। उसका जहन एक मुतवाज़न फिक्र के साथ उस जंगल के जरिए अपने दुश्मनों यानी कुफ्फार के बिछाए हुए जाल में से अपने आप को बचाकर निकाल ले जाने के बारे में सोच विचार कर रहा था। उसका रुख शुमाल मशरिक की तरफ था। झांसी भोपाल के शहर उसी रुख पर थे। अगरचे दिन निकल आया था मगर जंगल इतना घना था कि वहां तक दिन की रोशनी बड़ी मुश्किल से पहुंच रही थी। काफी देर तक जंगल में चलते रहने के बाद एक ऐसा इलाका आ गया जहां आड़ी तिरछी चट्टानों के बड़े बड़े पत्थर जमीन पर इधर उधर ऊपर नीचे पड़े हुए थे। ये पत्थर कई कई टन वजनी थे। किसी का रंग भूरा था, किसी का रंग सब्जी माइल था तो किसी का रंग काला स्याह था। उनके दरमियान से गुजरकर चश्मे के किनारे आकर बैठ गया। उसने मुंह हाथ और पांव धोए, चश्मे का पानी पिया। वो ताजा दम हो गया। सोचने लगा कि अब उसे किस तरफ जाना चाहिए। खतरा यही था कि कहीं वो रास्ते से भटक न जाए। जंगल में कोई बाकायदा सड़क तो थी नहीं, बस अंदाजे से उसे झाड़ियों, ऊंची नीची घास और दरख्तों के दरमियान से गुजरना था और अपनी समत को भी दुरुस्त रखना था। कमांडो इमरान अपने तजुर्बे और तरबियत से काम ले रहा था। जब उसकी थकावट किसी कदर कम हुई तो वो उठा और फिर चलने लगा। चलते चलते दरख्तों के बड़े घने झुंड आ गए। उसे उन दरख्तों के झुंडों में से गुजरकर दूसरी तरफ जाना था। जैसे ही वो दरख्तों के झुंड के पार पहुंचा, उसने देखा कि सामने एक नदी बह रही थी। नदी के ऊपर कटे हुए दरख्त का तना डालकर पुल बना दिया गया था। पुल के पास ही नदी में एक औरत नहा रही थी। औरत गर्दन तक पानी के अंदर थी और दोनों हाथों से अपने सर के बालों को धो रही थी। इमरान एक जगह रुक गया। वो इंतजार करने लगा कि औरत नहाकर पानी से निकले और कपड़े पहनकर वहां से चली जाए तो वो नदी क्रॉस करके आगे जाए। वो औरत नदी में शायद बैठी हुई थी। वो दोनों हाथ पानी से निकालकर अपने सर को धो रही थी। नदी पार करने की और कोई जगह नहीं थी। इतने में औरत नदी के पानी में उठकर खड़ी हो गई। ये एक भरे हुए जिस्म वाली लड़की थी और उसने अपनी कमर के साथ कपड़ा तक नहीं बांधा हुआ था। वो दरख्त के तने वाले पुल के बिल्कुल पास ही नदी में नहा रही थी। नदी उसी जगह से पार की जा सकती थी। इमरान वहीं एक दरख्त की ओट में बैठ गया और इंतजार करने लगा कि वो वहां से जाए तो वो नदी पार करे। इमरान का ख्याल था कि ये लड़की जंगल की आदिवासी है और नदी पर नहाने आई है। लड़की बाल निचोड़ने के बाद उन्हें हाथों से झटकने लगी। इमरान का एक दो बार इरादा हुआ कि वो किस लिए इंतजार कर रहा है। उसे चाहिए कि खामोशी से सर झुकाए नदी के ऊपर पड़े हुए दरख्त के तने पर से गुजर जाए, लेकिन उसे अच्छा न लगा कि एक औरत नहा रही है और वो उसके करीब जाए। इतने में लड़की नदी में से बाहर निकल आई। नदी के किनारे उसकी साड़ी या धोती पड़ी हुई थी। उसने उसे अपने जिस्म के गिर्द लपेटा और पीतल की डोल में नदी का पानी भरकर नदी के दूसरी तरफ उतर गई। जब वो इमरान की नजरों से ओझल हो गई तो इमरान उठकर नदी की तरफ चल पड़ा। उसने नदी के दोनों किनारों पर पड़े हुए दरख्त के तने पर से नदी को पार किया और दूसरी तरफ दरख्त में से गुजरने लगा। इमरान ने अपने कदम तेज कर लिए मगर झाड़ियां इतनी करीब करीब उगी हुई थी कि कदम कदम पर उसका रास्ता रुक रही थी। अचानक उसे दो आदमियों के बातें करने की आवाज साफ सुनाई दी। इमरान जल्दी से वहीं बैठ गया और जिस तरफ से आवाज आई थी उस तरफ गौर से देखने लगा। उसे कोई इंसान दिखाई न दिया। झाड़ियां कद्दे आदम ऊंची थी। आवाज उन झाड़ियों के अकब से आई थी। वो आवाज फिर सुनाई दी। अब उसे उनकी बातें भी समझ में आ रही थी। दो आदमी बातें करते उसकी तरफ बढ़ रहे थे। इमरान खबरदार होकर झाड़ियों में छुप कर बैठ गया। एक आदमी कह रहा था, धनीराम जी, वो बड़ा तजुर्बेकार जासूस लगता है और वो जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, वरना अब तक पकड़ा गया होता। दूसरे आदमी ने, जिसको धनीराम कहकर पहले आदमी ने मुखातिब किया था, कहने लगा, अरे लाला, वो कितना ही तजुर्बेकार क्यों न हो, पुलिस उसे गिरफ्तार करके ही छोड़ेगी। इमरान को बड़ी हैरत हुई कि ये पुलिस के आदमी उसकी तलाश में उस जंगल में कैसे और किस तरफ से निकल आए हैं और अब उनसे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अब दो और आदमियों को भी आवाजें आने लगी। मालूम हुआ कि पुलिस की पूरी पार्टी इमरान की तलाश में जंगल में घुस आई है। ये जरूर पुलिस को उसके किसी मुखबर ने बताया होगा। हो सकता है उस मुखबर ने इमरान को दिन के वक्त जंगल में दाखिल होते देखकर पुलिस को इत्तला कर दी हो। वो झाड़ियों में छुपा हुआ था। पुलिस पार्टी की बातें करने की आवाज उसके करीब होती जा रही थी। वो लोग कमबख्त उसी की तरफ चले आ रहे थे। इमरान जल्दी से उठा और सामने वाले दरख्तों की तरफ चल पड़ा। वो तेज तेज कदम उठा रहा था। ऊंची घास और खारदार झाड़ियां उसका रास्ता रोक रही थी। झाड़ियों को इधर उधर हटाने से आवाज भी पैदा हो रही थी। इमरान जल्दी में था। वो उस आवाज से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता था। किसी ने ऊंची आवाज में कहा, हवालदार साहब, इस तरफ आएं, जल्दी करें, मैंने एक आदमी को देख लिया है। ये जुमला सुनते ही इमरान ने दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ने से पहले से ज्यादा आवाज पैदा होने लगी। उसे महसूस हुआ कि कुछ आदमी उसके पीछे भागने लगे हैं। वो झाड़ियों को फलांगता अंधाधुंध दौड़ने लगा।
जंगल कोई ग्राउंड नहीं थी जहां वो आसानी से दौड़कर अपने पीछे लगी हुई पुलिस के घेरे से निकल जाता। वो घना जंगल था, उसकी राह में झाड़ियां थी, ऊंची कद्दे-आदम सख्त घास थी। फिर भी वो किसी न किसी तरह दौड़ता चला जा रहा था। कमबख्त पुलिस उसके पीछे जंगल में भी आ गई। जाहिर है पुलिस के पास राइफलें बंदूकें भी होंगी, जबकि इमरान के पास अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं था। उसे बाएं जानिब 2 टीलों के दरमियान तंग रास्ता नजर आया। वो दौड़कर उस तरफ चला गया। पुलिस वालों की आवाजें बराबर उसका ताक़ुब कर रही थी। पुलिस उसके पीछे आ रही थी। वो तंग रास्ते में से गुजरकर टीले की दूसरी तरफ आया तो उसे अपने पीछे फायर की आवाज आई, जिससे सारा जंगल गूंज उठा। दरख्तों पर से परिंदे शोर मचाते उड़ गए। इमरान समझ गया कि वो फंस गया है। अब कोई मौतज़ा ही उसे बचा सकता है। उसकी निगाह एक खंडर पर पड़ी जिसकी दीवारें जंगली झाड़ झनकार में छुपी हुई थी। इमरान बगैर कुछ सोचे समझे उस खंडर में दाखिल हो गया। खंडर में एक छता हुआ रास्ता सा बना हुआ था। वो आगे गया तो आगे एक सहन था जिसमें एक औरत किसी मूर्ति के सामने बैठी पूजा पाठ कर रही थी। उसने इमरान के कदमों की आहट सुनी तो पलट कर देखा। इमरान ने उसे पहचान लिया। ये वही लड़की थी जो थोड़ी देर पहले नदी में नहा रही थी। इमरान को और तो कुछ न सूझा। उसने लड़की से कहा, मेरे पीछे पुलिस लगी है, मुझे कहीं छुपा लो। लड़की फौरन उठी। उसने एक तरफ इशारा किया। उस तरफ एक कोठड़ी थी। लड़की तेज तेज चलती इमरान के आगे आगे कोठड़ी में दाखिल हो गई। इमरान उसके पीछे पीछे था। कोठड़ी में अंधेरा था। इमरान रुक गया। लड़की ने कहा, ठहर जाओ। इमरान को अंधेरे में लड़की का साया सा नजर आ रहा था। लड़की ने एक जगह फर्श पर से घास फूस हटाया और फर्श पर रखा हुआ लकड़ी का तख्ता उठाते हुए कहा, नीचे तहखाने में उतर जाओ, जल्दी करो। इमरान ने झुक कर देखा। नीचे एक जीना था। वो अंधेरे में दीवार को पकड़कर जीने से उतरने के बाद एक छोटे से तहखाने में आ गया। लड़की ने ऊपर से कहा, चुपचाप बैठ जा। और लड़की ने लकड़ी का तख्ता रखकर फर्श को ढांप दिया। तहखाने में अंधेरा ही अंधेरा था। इमरान ने हाथ बढ़ाकर दीवार को टटोला। दीवार के पत्थर बाहर को उभरे हुए थे। वो वहीं बैठ गया। तहखाने में गीली मिट्टी की मरतूब बू फैली हुई थी। उसने कान बाहर लगा दिए। बाहर से थोड़ी ही देर के बाद आदमियों की आवाजें आने लगी। पुलिस उसकी तलाश में उस खंडर में पहुंच गई थी। उसे लड़की के बुलंद आवाज से भजन कीर्तन करने की आवाज आने लगी। किसी ने ऊंची रोबदार आवाज में कहा, यहाँ एक मुजरिम दाखिल हुआ था, वो कहाँ छुपा हुआ है। लड़की की आवाज सुनाई दी, मैं तो कृष्ण भगवान की जोगन हूँ। जग के मोह माया के जाल से निकलकर यहाँ जंगल में कृष्ण भगवान की पूजा करती हूँ। मेरे पास तो सिर्फ कृष्ण भगवान ही हैं और कोई नहीं। किसी ने कहा, धनी राम, इधर हमें कहाँ ले आए हो? वो दूसरी तरफ निकल गया होगा। चलो उधर चलो, फजूल हमारा वक्त बर्बाद न करो। और पुलिस के आदमियों के बातें करने की आवाज दूर होकर गायब हो गई। अब सिर्फ लड़की के भजन कीर्तन करने की आवाज ही आ रही थी। इमरान तहखाने के घुप अंधेरे में दीवार से लगकर खामोश बैठा हुआ था। उसके कान बाहर की आवाजों पर लगे हुए थे। थोड़ी देर के बाद लड़की के भजन कीर्तन करने की आवाज भी बंद हो गई। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने कोठरी में दाखिल होकर फर्श पर से लकड़ी का तख्ता हटा दिया। तहखाने में फीकी सी रोशनी और ताजा हवा आई। लड़की ने मध्यम आवाज में कहा, बाहर निकल आओ, पुलिस चली गई है। इमरान फौरन तहखाने से निकल आया। लड़की ने तख्ते से तहखाने का मुंह ढांप कर ऊपर घास वगैरह डाल दी। ये लड़की एक सीधी सादी देहाती औरत की बजाय कोई बड़ी होशियार और शहर की औरत लग रही थी। उसने इमरान से कहा, बाहर आ जाओ। इमरान ने पूछा, पुलिस वाले कहीं आसपास ही छुपे हुए होंगे? लड़की ने कहा, वो यहाँ नहीं है। मैंने टीले पर चढ़कर खुद देखा है। वो कश्ती में बैठकर दरिया के दूसरे किनारे की तरफ चले गए हैं। इमरान को कदरे इत्मीनान हुआ। इमरान को एक बार फिर एहसास हुआ कि ये लड़की गांव की औरत नहीं है और कोई जोगन भी नहीं है। वो बड़ी साफ उर्दू बोल रही थी और शहर वालों की उर्दू बोल रही थी। लड़की इमरान को सहन में उस जगह ले आई जहां कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई थी। लड़की चौकी पर इमरान की तरफ रुख करके बैठ गई। इमरान भी दूसरी चौकी पर बैठ गया। लड़की ने जोगनों वाली सिर्फ एक ही साड़ी पहन रखी थी। उसका बायां कंधा साड़ी में से बाहर निकला हुआ था। माथे पर तिलक लगा था। गले में मोटे मनकों वाली माला थी और मूर्ति के आगे पत्थर की सिल पर कुछ जंगली फूल रखे हुए थे। लड़की की उम्र 19-20 साल से ज्यादा नहीं लगती थी। रंग सांवला था, जिस्म सेहतमंद था और चेहरे के नक्श बड़े दिलकश थे। आंखों में बड़ी चमक थी। लड़की के दांत जाहिर कर रहे थे कि वो किसी जमाने में कसरत से पान खाती रही है। जोगी जोगने पान नहीं खाया करते थे। ये भी एक अनोखी बात थी। इमरान ने लड़की का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैंने तुम्हें नदी पर देखा था। लड़की न तो चौंकी और न उसने इंकिशाफ पर बुरा माना। कहने लगी, हिंदू औरत को कोई मर्द स्नान करते देख ले तो औरत के पाप झड़ जाते हैं। इमरान ने कहा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उस वक्त अगर तुम बहादुरी से काम लेकर मुझे पुलिस से न बचाती तो पुलिस मुझे हथकड़ी लगा कर ले गई होती। लड़की बड़े गौर से इमरान के चेहरे का जायजा ले रही थी। कहने लगी, तुम कोई कत्ल करके भागे हो क्या?
क्योंकि तुम शक्ल सूरत से तो चोर नहीं लगते। इमरान ने कहा, मैं मुजरिम नहीं हूँ, बस मेरे दुश्मनों ने मुझे एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया है और मेरे वारंट जारी करवा दिए हैं। मैं पुलिस से बचने के लिए इस जंगल में निकल आया था, मगर पुलिस को पता चल गया और वो मेरे पीछे लग गई। लड़की की तेज निगाहें इमरान के चेहरे को बड़े गौर से देख रही थी। वो कहने लगी, तुम मुझे हिंदू नहीं लगते। इमरान समझ गया कि लड़की को मर्दों को समझने का बड़ा तजुर्बा है। इमरान ने सोचा कि उस लड़की के आगे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, वो तो थोड़ी देर के बाद उससे जुदा हो जाएगा और शायद फिर कभी जिंदगी में उससे मुलाकात नहीं होगी। उसने कहा, तुमने ठीक अंदाजा लगाया, मैं मुसलमान हूँ, हम लोग दिल्ली में आबाद हैं। मेरे मरहूम बाप की बुरहानपुर में काफी जायदाद थी। मैं उस जायदाद का अपने चचाजाद भाइयों से तस्फिया करवाने यहाँ आया था, मगर मेरे चचाजाद भाइयों ने मुझे एक औरत को अगवा करने के झूठे केस में फंसा दिया। पुलिस ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और अदालत ने मेरे गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर दिए। मैं अपने बुरहानपुर वाले पुराने मकान से फरार हो गया। पुलिस मेरे पीछे लग गई। मैं इस जंगल में आ गया कि अभी 2-1 दिन जंगल में छुपा रहूंगा, उसके बाद किसी ट्रेन में बैठकर दिल्ली की तरफ निकल जाने की कोशिश करूंगा। लड़की के होंठों पर हल्का हल्का तबस्सुम था। साफ लग रहा था कि उस लड़की ने इमरान के बयान पर यकीन नहीं किया और वो समझ गई है कि वो झूठ बोल रहा है। मगर इमरान को इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। उसे कहाँ लड़की के पास बैठे रहना था, उसे तो उससे जंगल के आगे का रास्ता मालूम करके वहां से चले जाना था। उसने उसे पुलिस से बचाया था। लड़की ने इतनी मेहरबानी इमरान पर की थी, चुनाचे इमरान उसका पूरी तरह से शुक्रिया अदा करना चाहता था। उसने पूछा, क्या आगे कोई दरिया भी बहता है? लड़की ने कहा, हाँ, आगे एक दरिया बहता है, मगर तुम दरिया पार करके कहाँ जाओगे? इमरान ने कहा, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। लड़की मुस्कुराई, कहने लगी, दिल्ली इस जंगल में नहीं है, दरिया के पार भी नहीं है। इस जंगल में सारी उम्र भी अगर भटकते रहोगे तो दिल्ली नहीं पहुंच सकोगे। इमरान ने खिसियाना सा होकर पूछा, फिर तुम्हारे ख्याल में मुझे दिल्ली पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने कोई ट्रेन पकड़ने की कोशिश की तो पुलिस मुझे स्टेशन पर ही फौरन गिरफ्तार कर लेगी। लड़की ने कहा, मेरे साथ भोपाल चलोगे? इमरान को लड़की के उस बेबाक सवाल पर कोई हैरानी न हुई। वो समझ गया कि लड़की को 19-20 साल की उम्र में ही जिंदगी का बड़ा गहरा तजुर्बा हो चुका है। उसने कहा, मैं भोपाल जाकर क्या करूंगा? मुझे तो दिल्ली अपने घर वालों के पास जाना है। लड़की ने कहा, भोपाल से मैं तुम्हें खुद दिल्ली छोड़ आऊंगी। इमरान ने लड़की का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं दे सकता। तुम्हारा मुझ पर ये एहसान कोई कम नहीं है कि तुमने मुझे पुलिस से बचा लिया है। लड़की ने कहा, तुम्हें देखकर मेरा दिल चाहा कि तुम्हें बचा लूं और मैंने तुम्हें बचा लिया। इसमें कोई शुक्रिया अदा करने वाली या एहसान वाली बात नहीं। इमरान ने यूं ही पूछा, तुम्हारे दिल में मुझे बचाने का ख्याल कैसे आ गया? लड़की ने बगैर किसी झिझक या शर्म के कहा, तुम मुझे पसंद आ गए थे और अब तो तुम मेरे बहुत ही करीब हो गए हो। जानते हो क्यों? पूछो क्यों? इमरान ने कहा, अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ क्यों। लड़की कहने लगी, इसलिए कि तुमने मुझे नदी में देख लिया था। इमरान ने कहा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मैं नदी पार करना चाहता था, मगर तुम पुल के बिल्कुल करीब स्नान कर रही थी। मैंने उस वक्त नदी पार करनी मुनासिब न समझी और दरख्त के पास बैठकर तुम्हारे नदी से निकलने का इंतजार करता रहा। लड़की ने मजीद बेबाकी से कहा, अगर तुम उस वक्त मेरे करीब से गुजरते तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती। तुम बड़े बेवकूफ हो जो इस हालत में भी ऐसे दूर रहे। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? इमरान ने कहा, नहीं। लड़की बोली, तुम जैसे अहमक नौजवान को शादी करनी भी नहीं चाहिए। उस लड़की ने इमरान के मतलब की एक बात कह दी थी। इमरान उसके बारे में गौर कर रहा था। उसने लड़की से पूछा, तुमने अभी कहा था कि मेरे साथ भोपाल चलो? लड़की ने जवाब दिया, हाँ, मैंने कहा था। इमरान ने कहा, तुम मुझे अपने साथ भोपाल कैसे ले जाओगी? मेरे पीछे तो पुलिस लगी है। लड़की मुस्कुरा दी, कहने लगी, तुम्हारे लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। इमरान कुछ शर्मा सा गया, लेकिन अंदर से वो होशियार भी हो गया कि कहीं उल्टी आंतें गले न पड़ जाएं और ये लड़की उसे किसी और मुसीबत में मुब्तला न करवा दे। लेकिन वो भी एक बेकार कमांडो था और उसे हर हालत में उस इलाके से निकलना था। कहने लगा, अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे साथ भोपाल जाने को तैयार हूँ। लड़की ने खुश होकर कहा, ये तुमने मर्दों वाली बात की है। ठीक है, मैं आज रात तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगी। इमरान ने कहा, पुलिस मुझे पहचानती है, उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेगी। लड़की ने एतमाद से कहा, मैं तुम्हारी तरह अहमक नहीं हूँ। इमरान उस जोगन के बेबाकाना अंदाज़े गुफ्तगू पर दिल में बड़ा हैरान भी हो रहा था। उसे वो लड़की एक ऐसी दुनिया की मखलूक लग रही थी जिस मखलूक को इमरान अच्छी तरह से जानता था, मगर वो मकाम लड़की के साथ बहस मुबाहसे का नहीं था। वो उसकी मदद से किसी न किसी तरह भोपाल पहुंचना चाहता था, फिर आगे वो खुद दिल्ली की तरफ फरार हो सकता था। उसने पूछा, हम किस रास्ते से भोपाल जाएंगे? हम तो जंगल में हैं। लड़की ने कहा, हम रेलगाड़ी में सवार होकर भोपाल जाएंगे। जंगल से भला कौन सा रास्ता भोपाल जाता है? इमरान ने फिर वही सवाल दोहराया, मगर पुलिस तो मेरी तलाश में है।
मैं तो स्टेशन पर जाते ही पकड़ा जाऊंगा। लड़की ने कहा, मैं तुम्हें इस तरह ले जाऊंगी कि पुलिस कबाब भी तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। अब ये लड़की वो जोगन नहीं रही थी जो खंडर में मूर्ति के आगे भजन कीर्तन कर रही थी। ये शहर की कोई ऐसी खुर्रांट और चालाक औरत लग रही थी जिसने घाट घाट का पानी पिया हो। इमरान को इस इंकिशाफ पर हैरत भी हुई और उसे इत्मीनान भी हो गया कि इस किस्म की होशियार और चालाक औरत ही उसे वहां से निकाल कर ले जा सकती है। पुलिस को वहां से गए काफी वक्त गुजर गया था। इमरान ने लड़की से पूछा, हम यहाँ से किस वक्त निकलेंगे और किस तरफ से निकलेंगे? हमें स्टेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। लड़की ने कहा, तुम नहीं जानते, मैं जानती हूँ कि तुम्हें लेकर मुझे किस तरफ से निकलना है। वैसे तुम्हें भूख लगी है? इमरान ने यूं ही कह दिया, कोई ऐसी भूख भी नहीं लगी। लड़की ने इमरान की तरफ घूर कर देखा, बोली, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हें भूख लगी है। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। लड़की उठकर कोठरी में गई और एक मिट्टी की हंडिया उठा लाई। उसमें 2-3 रोटियां और बूंदी के लड्डू रुमाल में बंधे हुए थे। रुमाल खोलकर उसने इमरान के सामने रख दिया और कहा, खाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। वो उठकर खंडर से बाहर चली गई। इमरान को वाकई बड़ी भूख लग रही थी। लड़की मिट्टी के कटोरे में पानी भरकर लाई तो इमरान 1.5 रोटी लड्डुओं के साथ खा चुका था। लड़की ने हंसकर कहा, तुम तो कहते थे कि तुम्हें भूख नहीं लगी। उसने इमरान के बालों में हाथ फेर कर कहा, मुन्ने, मेरे आगे कभी झूठ न बोलना। मैं मर्दों की सारी भूल भुलैयों के राज जानती हूँ। वो उठकर अंदर कोठरी में चली गई। वापस आई तो उसने एक छोटी सी गठड़ी उठा रखी थी। कहने लगी, हम अब यहाँ से निकल चलेंगे। दिन ढलने से पहले पहले हमें विशाल वर्ग गांव में पहुंचना है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों खंडर से निकलकर जंगल में एक तरफ को रवाना हो गए। लड़की ने चलते चलते इमरान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इमरान उसे बता चुका था कि वो मुसलमान है। अब उसके सामने झूठ बोलने की गुंजाइश भी नहीं थी और जरूरत भी नहीं थी। उसने अपना असली नाम बता दिया। वो बोली, मेरा नाम दुलारी है, तुम मुझे दुलारी कहकर बुलाया करो। कोई मर्द मेरा नाम ले तो मुझे अच्छा लगता है। जंगल में वो उसे एक ऐसे रास्ते से ले जा रही थी जहां दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था। ये रास्ता जहां खत्म हुआ वहां चट्टानों के दरमियान एक नीम पहाड़ी चश्मा बह रहा था। दुलारी ने कहा, पानी पीना चाहते हो? इमरान बोला, पी लेते हैं। चश्मे के पास बैठकर इमरान ने मुंह हाथ धोया, पानी पिया। दुलारी ने भी मुंह धोया और थोड़ा सा पानी पिया। कहने लगी, अभी बहुत पैदल चलना है, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। और वो उठकर चल पड़े। वो दोपहर तक घाटियों और ऊंची ऊंची खाइयों और छोटे छोटे सूखी घास के मैदानों और ऊंचे ऊंचे दरख्तों में चलते रहे। दोपहर के बाद एक जगह बैठकर उन्होंने थोड़ी रोटी खाई, एक छोटी सी नदी से पानी पिया, थोड़ी देर आराम किया और फिर चल पड़े। एक जगह पहाड़ी टीले और चट्टानों का सिलसिला था। दुलारी ने कहा, यहाँ से शहर को जाने वाली कच्ची सड़क गुजरती है, हम उससे दूर रहेंगे। जंगल के महकमे वालों का यहाँ डाक बंगला भी है। इमरान ने कहा, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। दुलारी ने कहा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मगर हम बहुत आगे जाकर सड़क पर चढ़ेंगे। वो एक छोटे टीले का चक्कर काट कर आगे निकल आए। वहां से उन्होंने फॉरेस्ट रेंजर्स वालों की कच्ची सड़क पार की और दूसरी तरफ जंगल में दाखिल हो गए। दुलारी की हिदायत पर वहां से वो तेज तेज चलने लगे। जब वो जंगल के दरमियान में पहुंच गए तो दुलारी एक जगह बैठ गई। कहने लगी, हम खतरे से दूर हो गए हैं, अब हम यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं। मगर वो खतरे से दूर नहीं थे। खतरा उनके सर पर मंडला रहा था। उन्हें सड़क पार करते हुए फॉरेस्ट रेंजर्स के डाक बंगले में एक आदमी ने देख लिया था। उसने उस पुलिस पार्टी को खबर कर दी थी जो इमरान की तलाश में सुबह से उस जंगल में फिर रही थी और थोड़ी देर के लिए डाक बंगले में आराम करने को रुक गई थी। उस पार्टी में एक थानेदार और 6 सिपाही थे। जब उन्हें खबर मिली कि एक मुश्तबा शख्स को एक औरत के साथ कच्ची सड़क पार करके जंगल में दाखिल होते देखा है तो उसी वक्त पुलिस मफरूर पाकिस्तानी जासूस को पकड़ने के लिए चल पड़ी। थानेदार ने सिपाहियों से कहा, यह आदमी पाकिस्तानी जासूस के सिवा और कोई नहीं हो सकता। पुलिस पार्टी ने जीप डाक बंगले में ही छोड़ी। जंगल में जीप को लेकर चलना दुश्वार था। पुलिस पार्टी तूफानी बगुले की तरह दौड़ती भागती जंगल में दाखिल हो गई। इमरान और दुलारी अभी तक एक जगह बैठे हुए थे। अचानक दुलारी ने चौंक कर एक तरफ देखा। कहने लगी, कोई आ रहा है। इमरान एकदम उठ खड़ा हुआ, यहाँ से निकलो। मगर अब देर हो चुकी थी। पुलिस पार्टी उनके सर पर पहुंच गई थी। दोस्तों, आप सबके बेहद इसरार पर हम इस्लामी कहानियां शुरू करने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जिसकी फरमाइश है वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान है। इस्लाम के बहादुर जर्नैल की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।